हेलो फ्रेंड्स, आई एम इम्तियाज़ अंसारी। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चल रहा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारा अंदर पहला टॉपिक जो लेकर हम चले थे उसका नाम क्या था, नेशनल इनकम। और मैंने आपको बताया था कि अभी हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल स्टडी द रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, देन वी विल स्टडी द नेशनल इनकम। ठीक है। और आपने लास्ट की 2-3 क्लासेस जो भी मेरे से ली होंगी तो आपने उसमें देखा होगा कि नेशनल इनकम एक सीरियल, एक सिस्टम की तरह चलती है। फर्स्ट क्लास, देन सेकंड, देन थर्ड, फिर फोर्थ। आप अगर बीच में से क्लासेस लोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाएगा, मगर वो जो नेशनल इनकम की जो यूनिटी है ना, जो इन सबसे बनती है ना, वो आपकी समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले प्रीवियस क्लासेस देखें, उसके बाद में इस क्लासेस को देखें। इसको देखें या बाद में देखें, लेकिन सारी क्लासेस आपको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज हमारा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसको हम हिंदी के अंदर निवेश कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी में बता दूंगा। ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है और ये इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये आपका और भी जितने भी कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस के अंदर, और भी कई चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट एक कॉमन सा वर्ड है जिसे आप जानते ही हैं। ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हर यूनिट के अंदर आता है, और हर यूनिट के अंदर इसकी डेफिनेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन डेफिनेशन है। एक कॉमन डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, आम बोलचाल की भाषा में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप सोचो क्या होता है कि यार मेरे पापा ने ना इस बिज़नेस में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। या फिर कोई कहता है कि यार मेरे पापा ने क्या किया, एक फ्लैट ख़रीदा है और उसके अंदर 30 लाख रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए हैं, अब उसको रेंट पर दिया हुआ है, इससे रेंट आता रहता है हमारा। तो नॉर्मली क्या होता है कि बिज़नेस में पैसा लगाना, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, ये जो पैसा लगाना है ना, जिससे हम फ्यूचर के अंदर क्या कर सकें, इनकम को गेन कर सकें, इस तरह से पैसा लगाना नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, एक कॉमन सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, आप ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट इज़ एन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर है, किन के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर गुड्स है। किसके ऊपर किया गया, कैपिटल गुड्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स। और आप कैपिटल गुड्स जानते ही हैं, मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर समझाया था। जैसे प्लांट्स होते हैं, और क्या होती है, मशीनरी होती है। जितनी भी प्लांट है, मशीन्स हैं, फर्नीचर है, ये सब क्या कहलाती है, हमारी कैपिटल गुड्स हैं। तो देखो, फाइनल एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, दैट इज कि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, मशीन्स, टूल्स, फर्नीचर, ETC फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें, फ्यूचर में कर सकें। तो एक कॉमन सी डेफिनेशन आती है कि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, मतलब बिजनेस में हमने जो भी प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, टूल्स, और मैं आपको कैपिटल गुड्स के बारे में लास्ट क्लासेस में डीपली समझा चुका हूँ, उनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट की एक कॉमन डेफिनेशन, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में इन एन इकोनॉमी ज़रूर लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, मशीन, बिल्डिंग्स, ETC फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन फ्यूचर इन एन इकोनॉमी। ठीक है। तो नॉर्मली एक फाइनल डेफिनेशन है, और मैं आपको बताता हूँ कि जो भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा वो सभी आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की बात करते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा था, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत कई तरीके का इन्वेस्टमेंट है, पता है, आपने सुना भी होगा बहुत सारे। तो इन्वेस्टमेंट सुना है ना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। और बताता हूँ मैं, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और बताता हूँ मैं आपको, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आजकल बहुत ऐड आते हैं टीवी के अंदर कि किसी भी शेयर मार्केट के अंदर, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करो। क्या करो, बॉन्ड्स, शेयर, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स। ये जब हम इनको परचेस करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जब हम बॉन्ड्स को, शेयर को परचेस करते हैं, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि यार हमने शेयर मार्केट में इतने रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या, ये कौन सा होता है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है। अब हम सबसे पहले जिस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेंट्री अकाउंट में यूज़ होने वाला वर्ड है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कॉमन सा वर्ड है, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, फिक्स,
पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, अभी हमने की थी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहे हैं ना वो सब क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है। ज़रा सोचो, मैंने लास्ट क्लासेस में भी एग्जांपल आपको दिया था, क्या दिया था कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंड, एक ज़मीन चुनते हैं ताकि हम वहाँ पर अपनी फैक्ट्री, अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री, अपनी एंटरप्राइजेस को हम सेटअप कर सकें। लैंड के बाद में फिर वहाँ पर हम अपनी फिक्स एसेट्स, मतलब कि कैपिटल गुड्स हम वहाँ पर लगाते हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट्स है, टूल्स वगैरह वो सब लेते हैं। उसके बाद देन लेबर, लेकिन फाइनली क्या होता है, रॉ मटेरियल, उसके ऊपर भी पैसा लगाते हैं। रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, ठीक है ना, उनको फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर माल को सेल करेंगे। तो ये हमारा एक बिज़नेस का तरीका होता है। अब बिज़नेस में हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया, तो देखो ज़रा ध्यान से सोचो। एक इन्वेस्टमेंट तो आपने किस पर किया, वही लैंड, मशीनरी, प्लांट्स, टूल्स, फर्नीचर, एक तो इन्वेस्टमेंट वो है। ये कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है ना, ये वही इन्वेस्टमेंट है हमारा जो हमने कैपिटल गुड्स के ऊपर किया था। कौन, किस पर किया था, कैपिटल गुड्स के ऊपर। मतलब कि जो मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन दी थी वही सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हो किसके अंदर, फिक्स इन्वेस्टमेंट में, कि फिक्स इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ईटीसी इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक तो ये सेम है, फिक्स है। और फिर वही बात है कि दिस इन्वेस्टमेंट, दिस कैपिटल, दिस कैपिटल गुड्स कैन बी रिपीटेडली यूज फॉर मैनी ईयर्स, और ये हमारी फिक्स एसेट्स है, आप जानते ही हो। बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। ये जो वर्ड है ना इन्वेंट्री, मैं आपको बताता हूँ, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, उनको शायद पता हो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, स्टॉक से। इन्वेस्टमेंट का मतलब किससे होता है, स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में भी स्टॉक ही कहा जाता है, और भी नाम होते हैं, भंडार वगैरह, लेकिन नॉर्मली स्टॉक ही यूज़ करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये तो वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन पे स्पेंड किया। अब ज़रा सोचो, अगर मान लो हमने 5 लाख रुपीज़ कैपिटल गुड्स के ऊपर स्पेंड किए, कितने स्पेंड किए, 5 लाख रुपीज़। हमने 5 लाख रुपीज़ जो होते हैं हमने कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट किए, प्लस केवल हमने अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या केवल इनसे प्रोडक्शन हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे। अब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक है ना। अब ज़रा देखो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको बहुत सारी बुक्स में भी है ना, ये चीज़ें नहीं मिलती, ये स्टॉक के बारे में जो बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल कर दिया, अगेन दोबारा से क्या करेंगे, फिर परचेज़ किया, फिर प्रोड्यूस किया, फिर मार्केट में सेल कर दिया। लेकिन याद है ना आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो नेशनल इनकम है ना, ये क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये अकाउंट है। और अकाउंट जो होता है ना दोस्तों, वो 1 ईयर का होता है, और वो 1 ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जो हमारा स्कूल का टाइमिंग होती है, जो हमारा स्कूल का टाइमिंग होती है ना, जो कौन सी, कब आते हो आप किसी भी क्लास में, 1 अप्रैल से लेकर कब 31 मार्च तक का सेशन चलता है ना, वो ये जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब ज़रा ध्यान से समझना, हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मैन्युफैक्चर किया, सेल कर दिया, परचेज़ किया, मैन्युफैक्चर किया, सेल कर दिया। अब सोचो 31 मार्च आ जाता है आपके पास। अब 31 मार्च को आपको अपना अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। अब आपको देखना है कि आपके पास 31 मार्च को आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, आपके पास कितनी अपनी एसेट्स हैं, क्या क्या आपके पास है, क्या क्या आपको किसी को देना है, ये देखना है। तो अब आप अपना 31 मार्च को अकाउंट बनाएंगे। अब मुझे एक बात सोच कर बताओ मेरे बच्चों कि 31 मार्च को क्या आपके पास कुछ इन्वेंट्री में, स्टॉक में क्या कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि 31 मार्च को आपके पास कुछ भी माल नहीं होगा या कुछ माल होगा, सोचो आप क्या आंसर होगा। होगा, डेफिनेटली होगा। 31 मार्च को आपके स्टॉक के अंदर कुछ माल होगा, कुछ इन्वेंट्री होगा। अब वो क्या होगा, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो सेमी फिनिश हो सकता है। सेमी फिनिश का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कुछ बन गया अभी लेकिन कुछ बनना बाकी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई लेकिन बाकी अदर फंक्शंस जैसे फिनिशिंग है, पैकिंग है, वो बाकी है। या फिर फिनिश गुड भी हो सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर, कि फिनिश गुड बनकर तो तैयार हो गए लेकिन 31 मार्च तक वो अभी मार्केट में हमने नहीं बेचे, अभी हमने उसको मार्केट में सेल नहीं किया। एक बार फिर ध्यान से सुन लो, जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं 1 ईयर का बनाते हैं, कब से कब तक बनाते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है ना। 31 मार्च को हमें अपना अकाउंट क्लोज करना है। 31 मार्च को हमने देखा कि हमारे पास हमने 5 लाख रुपीज़ की हमने मशीनरी यहाँ पर लगाई, हमने 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी अपनी लगाई, ये तो फिक्स एसेट्स है, ये हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब लेकिन 31 मार्च को क्या हमने सारा का सारा माल बनाकर बेच दिया, हमारे पास स्टॉक में कुछ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, होगा जिसको हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे, तो स्टॉक को हम बेचेंगे, ध्यान रखना। तो
तो लास्ट में हमारे पास स्टॉक में कुछ माल, कुछ पैसा, कुछ माल होगा जिसका एक अमाउंट होगा। वो माल क्या हो सकता है, उनमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान रखना, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। लेकिन अभी वो फर्म के पास है, वो क्या कहलाता है, स्टॉक। तो वो स्टॉक है, स्टॉक का दूसरा नाम क्या है, इन्वेंट्री। मान लो कि हमारे पास लास्ट में 50,000 रुपीज़ का जो हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक था, जो माल, वो बच गया, ठीक है। ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ये सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स। अब अगर कोई हमसे पूछे कि इस फर्स्ट ईयर के अंदर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हम क्या कहेंगे, भाई 5,50,000। 5 लाख तो कैपिटल गुड्स के ऊपर है और 50 लाख किसके ऊपर है, स्टॉक के ऊपर है। और स्टॉक में क्या है, वो गुड्स है, वो रॉ मटेरियल है, वो फिनिश गुड्स हैं, वो सेमी फिनिश गुड्स है। समझे ना दोस्तों। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप फिक्स इन्वेस्टमेंट को रिपीटेडली नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको, स्टॉक को आप क्या करोगे, 31 मार्च के पास आपके पास जो स्टॉक है, आप क्या करोगे, अप्रैल में, मई में, जून में क्या करोगे, इसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल कर दोगे। और फिर दोबारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो दोबारा से आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, बट दोबारा से आप मशीनरी वगैरह, प्लांट्स वगैरह, लैंड वगैरह परचेज नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ये रिपीटेडली फॉर मैनी ईयर्स, लंबे टाइम तक यूज़ में लाया जाता है। तो समझे ना डिफरेंस, फिक्स रिपीटेडली मैनी टाइम्स कैपिटल गुड्स पे, और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है किसके ऊपर है, माल के ऊपर। और आप खुद सोचो ना, अरे आपने मशीन लगाई, और जैसे मैंने गारमेंट्स का एग्जांपल दिया था, आपने मशीन, लैंड, बिल्डिंग सब लगा दी, फर्नीचर, आपने 50,000 का माल भी परचेज़ किया, 50,000 का माल आपके पास बचा हुआ है 31 मार्च को, तो आपका पैसा उसमें लगा हुआ है ना, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। बट वो इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको तो अप्रैल में, मई में, जून में आप क्या करोगे, सेल कर दोगे। तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री। अब और सुनिए, स्टॉक जो होता है हमारा, वो 2 तरीके का होता है। ये जो एट द स्टॉक जो होता है वो हमारा कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ज़रा ध्यान से समझना है इसको। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जो हमारे पास जितने का भी माल बचा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे 31 मार्च फर्स्ट ईयर में, मैं यहाँ पर ईयर को मेंशन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, ताकि कोई भी ईयर हो आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमारे पास जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमारे पास कितना था, 50,000, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट ईयर का 50,000 क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च। अब 31 मार्च से नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, 1 अप्रैल आएगा। और मेरे दोस्तों एक बात बताओ, 1 अप्रैल से तो क्या होगा, सेकंड ईयर शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि 31 मार्च को तो हमने अपना पहला फाइनेंशियल ईयर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पर सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चों ज़रा ध्यान देने वाली बात है, जब हम 31 मार्च से नेक्स्ट डे हमारे पास क्या आ गया 1 अप्रैल आ गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल इजी बात है, 31 मार्च को जो हमारे पास था वो हमने अकाउंट में क्लोज कर दिया, वो लास्ट ईयर का क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अगले दिन से जब हमारा न्यू डे आएगा, कौन सा होगा, 1 अप्रैल, न्यू ईयर आएगा, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो जब हम नेक्स्ट डे अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम 50,000 का माल लेकर चलेंगे। तो सेकेंड ईयर के अंदर जो सेकेंड ईयर में जो लास्ट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, वो हमारा सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी बात है। लास्ट ईयर क्लोजिंग ये था, नेक्स्ट डे से कौन सा हो गया, सेकेंड ईयर, तो ये सेकेंड ईयर का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। अब मेरे दोस्तों, अब सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल करेंगे, फिर परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे, इनको यूटिलाइज करते हुए, ये तो फिक्स है, ये तो यूटिलाइज होते रहे। अब सेकेंड ईयर में भी लास्ट में आ जाएगा। अब जो सेकेंड ईयर के लास्ट में, मान लो जब हम सेकेंड ईयर के लास्ट की क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक क्या है। अगर मान लीजिए कि सेकेंड ईयर के लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है 80,000, तो पहले तो आप इस बात का देखो मतलब समझो, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर एक फार्मूला भी बनेगा, मैं चाहूँ तो आपको उस फार्मूले को सीधे लिखकर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको याद कर लेना, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी भी तरीके से आएगा एग्जाम में आप कर दोगे। फार्मूला डायरेक्ट बता दूंगा तो वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता कि आप करो, ध्यान से समझो। सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक 50,000 था और क्लोजिंग कितना हो गया 80,000। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर में आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 80,000 का माल बच गया। मतलब 50 तो ऑलरेडी लास्ट ईयर वाला था और 30,000 का माल वो भी है जो आपने इस साल परचेज किया, बट वो सेल नहीं हो पाया। समझे ना, तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक पहले से बढ़ गया। इस 80,000 के अंदर ये 50,000 ऑलरेडी इंक्लूड है।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है चेंज इन स्टॉक। क्या आती है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है सीधे सीधे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला तो ये होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 80,000, ठीक है, माइनस ओपनिंग कितना आ जाता है जी हमारा? 50,000। कितना आ जाता है हमारा यहाँ पर? 30,000, ये हमारा आ जाता है। अब देखो, मतलब कि सेकंड ईयर में चेंज इन स्टॉक हमारा कितना है? 30,000। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो, चेंज इन स्टॉक हमें निकालना क्यों ज़रूरी पड़ा? हमने क्लोजिंग स्टॉक को 80 क्यों नहीं लिया, या हम इसको क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? थोड़ा ध्यान से समझना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेशनल इनकम 1 ईयर की होती है, और जो भी 1 ईयर की इनकम है वो एक बार अगर फर्स्ट ईयर में इंक्लूड हो गई तो उस इनकम को हम सेकंड ईयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब अगर लास्ट ईयर मैंने जो भी इनकम अर्न की और वो इनकम मेरे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई, ठीक है ना, तो वो वाली इनकम इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर में वही इनकम इंक्लूड होगी जो नेक्स्ट ईयर की होगी। तो सोचो ना, इस 80,000 के अंदर 50,000 जो अमाउंट था वो कौन सा वाला था? वो तो लास्ट ईयर का था ना, क्लोजिंग स्टॉक। सोचो, फिर ध्यान से सोचो, ये जो सेकेंड ईयर में हमारा ओपनिंग स्टॉक 50 हमने लाए थे, ये कहाँ से लाए थे? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। इसको तो हम लास्ट ईयर इंक्लूड कर चुके हैं ना नेशनल इनकम में, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसलिए 80 में से 50 को माइनस हम करेंगे। तो इस साल का जो हमारे पास स्टॉक, हमारा पास नेट इंक्रीज इन स्टॉक भी कह सकते हैं इसको, स्टॉक बढ़ गया हमारा, कितना है? 30,000। तो इसलिए इस ईयर की नेशनल इनकम में 30,000 को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर 20,000 का बचता है क्लोजिंग स्टॉक, अगर मान लीजिए कितना है? 20,000, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में कितना था सेकेंड ईयर में? 50,000। लास्ट में कितना रह गया? 20। देखो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर में आपने जो भी माल रॉ मटेरियल परचेज किया वो तो मैन्युफैक्चर करके सेल कर दिया, बल्कि जो लास्ट ईयर का 50,000 था ना, उसमें से भी आपने 30,000 का सेल कर दिया। इसलिए आपके पास अब कितना बचा? ओनली 20,000, ठीक है ना। सिंपल बात है। ओपनिंग में कितना था? 50, लास्ट में कितना था? 20। इसका मतलब जो इस साल बनाया वो तो बेच दिया, बल्कि जो ओपनिंग में लास्ट ईयर का था उसमें से भी कितना? 30 को हमने सेल कर दिया। अब देखो, चेंज इन स्टॉक अगर हम दोबारा से निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? 20,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? 50,000। कितना आ जाता है? माइनस का 30,000। अब देखो, ऑटोमेटिकली ये नेशनल इनकम के अंदर ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है? माइनस का। और होना भी चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ये जो 20,000 जो हमारे पास स्टॉक अब बचा है, इसमें से हमने इस 50,000 में से हमने क्या किया? 30,000 हमने सेल कर दिया, मगर वो 30,000 तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो तो लास्ट ईयर इंक्लूड हो गया ना, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे? इस बार इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और फाइनल मिलाकर बात, अगर ये बात समझ में आती है तो समझ लो, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से दोबारा से देख सकते हो आप लेक्चर, इसलिए मैंने सीरियसली समझाया है। और अगर आप चाहो तो मैं एक बार और रिवाइज करा सकता हूँ शॉर्ट में। देखिए, इन्वेस्टमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिक्स एंड इन्वेंट्री। फिक्स वो है जो एसेट्स के ऊपर है, फिक्स एसेट्स है कैपिटल गुड्स से बार बार यूज़ करोगे। बाकी इन्वेंट्री सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो भाई देखो, जो हम माल वाल पर खर्च करते हैं, गुड्स के ऊपर, रॉ मटेरियल वगैरह, वो सब हमारा स्टॉक है, वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट है, एक साल के लास्ट में होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। फर्स्ट ईयर का जो लास्ट होता है, क्लोजिंग होता है, वो नेक्स्ट का क्या हो जाता है? ओपनिंग। और दो तरीके के स्टॉक हो गए, एक क्लोजिंग हो गया, एक ओपनिंग हो गए, और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर क्लोजिंग बड़ा है, ओपनिंग छोटा है, तो प्लस में आएगा, नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग छोटा है और ओपनिंग बड़ा है तो ये माइनस में आएगा, ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम में डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था इन्वेस्टमेंट का, वो हो गया। अब इन्वेस्टमेंट का एक क्लासिफिकेशन और भी है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर देना, मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ इसको। जैसे हमने गुड्स को अलग अलग जगह डिवाइड किया था ना, उसी तरह से हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर है ना इन्वेस्टमेंट को भी, क्योंकि किसी भी चीज़ के ना जब हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके बेस अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि अब हम दोबारा, ये भी बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है ये वाला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। जब आप आगे चलकर न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप ग्रॉस और नेट वाले कॉन्सेप्ट बार बार देखोगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो ग्रॉस और नेट के अंदर है ना झूमते रहते हैं, पता नहीं कब ग्रॉस कब नेट कब क्या करना है। अगर आपने ये वाला टॉपिक ध्यान से समझ लिया ना तो आपको ग्रॉस और नेट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी एश्योरेंस मैं देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अनदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेस अलग है, जब हमने उधर डिवाइड किया था तो बेस अलग था, यहाँ डिवाइड किया है तो बेस अलग है। मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट कि हमने फर्स्ट ईयर में हमने 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी प्लांट वगैरह एसेट्स हमने परचेज की, ठीक है। और सेकेंड ईयर के अंदर और रॉ मटेरियल वगैरह भी परचेस किया होगा, वो तो इन्वेंट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम उसको यहाँ पर मिक्स नहीं कर रहे, टिपिकल हो जाएगा। अब हम ग्रॉस और नेट की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, 2 लाख रुपीज़ की और मशीनरी परचेस की, प्लस यहाँ पर प्लस मैंने लिखा, अब इसका कुछ रीज़न है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे बच्चों, जब हम 5 लाख रुपीज़ की हमने मशीनरी लगाई फर्स्ट ईयर में, हम इन मशीनरी को, प्लांट्स को, फर्नीचर को यूज़ कर रहे हैं पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर हमने इसको यूज़ किया, ठीक है। अब मेरे बच्चों ज़रा सोच कर बताओ, आफ्टर 1 ईयर ये जो हमने 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल गुड्स परचेज़ की थी, 5 लाख की जो हमने मशीनरी वगैरह परचेज़ की थी, आफ्टर 1 ईयर हम इसको यूज़ करते रहे इन सबको, मुझे ये बताओ 1 साल बाद इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? डेफिनेटली कम हो जाएगी। आप किसी भी मशीनरी को यूज़ करोगे तो वो सेकेंड हैंड हो गई ना, तो जब आप उसको वापस सेल करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी है समझना, बाकी जिन पे अकाउंट्स नहीं है तो वो भी ज़रा बस थोड़ा सा ध्यान से समझे, कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे आपको याद रखना है बस उनको। तो मैंने क्या कहा, आफ्टर 1 ईयर इन 5 लाख में कुछ क्या होगा, इनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमें इनकी मेंटेनेंस पर, इनके रिपेयर पर, इनके इम्प्रूवमेंट पर, इनकी नॉर्मल वियर एंड टीयर पर, मतलब टूट फूट के ऊपर, हमें इनके ऊपर, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि ये सेम उसी कंडीशन में आ जाएं जिस कंडीशन में ये पहले थी। होगा ना ऐसा? बिल्कुल होता है। नॉर्मली कोई भी मशीन हो, उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। आप एक सिंपल समझ लो, एक मान लीजिए एक कैब एजेंसी है जो कैब देती है, टैक्सी किराए पर चलवाती है, उसके पास कई सारी कार्स हैं। अब कार की पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होगी, रिपेयर होगी ना, ग्रीसिंग होगी, ऑयलिंग होगी, ऑयल चेंजेस वगैरह होंगे, तो ये तो खर्चा करना पड़ेगा उनकी मेंटेनेंस के लिए ताकि वो प्रॉपर उसी कंडीशन के अंदर आ जाए। बात समझे ना? अब ज़रा ध्यान से सुनो। सेकेंड ईयर में हमने 2 लाख रुपीज़ की न्यू मशीनरी परचेज़ की और प्लस 1 लाख रुपीज़ जो थे हमने स्पेंड किए इनके पुरानी एसेट्स के, पुरानी कैपिटल गुड्स के रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर। हमने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ हमने स्पेंड किए। अब कोई हमसे पूछता है कि भाई आपका सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मैं क्या कहूँगा, 2 + 1 कितना, 3 लाख। तो मैं कहूँगा कि भाई सेकेंड ईयर का मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख। तो वो बंदा कहेगा यार 3 लाख कैसे इन्वेस्टमेंट, मशीनरी तो आपकी बस केवल 2 लाख रुपीज़ की नज़र आ रही है। तो वो कहेगा कि भाई ये 2 लाख की तो मशीनरी है, 2 लाख की तो मशीनरी है, बट 1 लाख रुपीज़ स्पेंड किए ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स। जो हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल गुड्स है उनकी मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा किया है ना, वो भी तो 1 लाख है उनकी रिपेयर पर, मेंटेनेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से सेकेंड ईयर में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ना, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कितना होगा, 3 लाख, जिसमें से 1 लाख ओल्ड पर है और जो 2 लाख है वो किसके ऊपर है, न्यू पर है। अब ये जो हम मेंटेनेंस के ऊपर स्पेंड करते हैं मेरे बच्चों, इसके लिए मैं अलग से एक वर्ड यहाँ पर आपको सेपरेट मैं आपको समझाऊंगा। ये जो हमने 1 लाख रुपीज़ मेंटेनेंस, रिपेयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर, कोई पार्ट टूट जाता है, इसके ऊपर हम खर्च करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, डेप्रिसिएशन। बहुत ज़रूरी वर्ड है ये, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझे, क्योंकि हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो अकाउंट से भी और ज़्यादा डीपली है। अकाउंट में भी आप वहाँ भी डीपली पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग सेंस है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। ये मैं सोचना कि आपको आता है, क्योंकि आपको इतना नहीं आता, सिर्फ इतना आपको क्या पता होगा कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, यही पता है ना। मैं इससे भी आगे बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन में और क्या क्या बातें होती हैं। देखो सुनो, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। क्या है ये, एक्सपेंडिचर है। किन के ऊपर, कैपिटल गुड्स के नॉर्मल वियर एंड टीयर पर।
किसके ऊपर, नॉर्मल वियर एंड टियर। तो इसके अंदर सबसे पहले डेप्रीशिएशन को हमने क्या माना, एक हमने डेप्रीशिएशन को हमने क्या माना, एक एक्सपेंडिचर माना है अभी हमने यहाँ पर। और इसके अंदर पहली चीज़ जो आती है वो आती है नॉर्मल, ये इसके पार्ट हैं और एग्ज़ाम के अंदर ये बातें ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसके 2-3 पार्ट है, मैं लिखूंगा पहले फिर बताऊंगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। पहले नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब समझो, हिंदी में कहते हैं सामान्य टूट फूट, सिंपल है। अरे जब भी आप किसी भी मशीनरी को यूज़ करोगे तो नॉर्मली कोई उसका पार्ट, वियर एंड टियर का मतलब कोई ना कोई पार्ट तो टूटेगा फूटेगा, कुछ टाइम बाद उसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग या कोई पार्ट घिस गया तो उसको बदलवाना पड़ेगा। कटर मशीन्स होती है, कटर है उसकी जो धार है वो ख़त्म हो जाती है, उसका जो पैनापन है वो ख़त्म है, क्या करोगे, कटर का जो ब्लेड होगा उसको चेंज करोगे। नॉर्मल वियर एंड टियर यूज़ के अकॉर्डिंग है। तो ये डेप्रीशिएशन का पहला पार्ट है। सेकेंड, 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, एक्सपेक्टेड या फिर फोरसीन। जो पेपर में वर्ड यूज़ किया था वो ये किया था, फोरसीन, ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस भी बोला जाता है। एक्सपेक्टेड, फोरसीन, ऑब्सोलिसेंस। इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड, फोरसीन जिसको देखा जा सकता है। ऑब्सोलिसेंस का मतलब पता है क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है अप्रचलन, चलन से बाहर हो जाना। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जब कोई नई मशीनरी आती है ना तो पुरानी मशीनरी आउट ऑफ द यूज़ हो जाती है। एक्सपेक्टेड, फोरसीन, बट जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे 4G चल रहा है, आपको पता है जी 5G आने वाला है, 5G आ जाएगा कुछ ही टाइम में, ठीक है ना। जब 5G आ जाएगा तो क्या होगा, 4G या 3G या 2G वाले जो होंगे वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ऑब्सोलिसेंस, मतलब यूज़ से बाहर हो गई। बेशक कुछ लोग उसको यूज़ करेंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज़र्स विल यूज़ 5G, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड, फोरसीन, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5G आने से ऐसा ऐसा होगा। जैसे पहले एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि टच फ़ोन आने से कीपैड की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, उनकी वैल्यूज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड, फोरसीन, ऑब्सोलिसेंस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स आने से जो पुरानी की वैल्यू डाउन हो जाती है, न्यू मशीनरी आ गई, पुरानी की वैल्यू डाउन हो गई, तो वो क्या है, वो भी डेप्रीशिएशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों डेप्रीशिएशन के पार्ट है। और एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, ये भी नॉर्मल वियर एंड टियर की तरह है कि नॉर्मल रेट एक्सीडेंटल डैमेजेस। देखिए जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं ना, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमें पता होता है कि इसकी एक्सपेक्टेड ईयर लाइफ वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने साल तक ये मशीनरी चलेगी। अब नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल, हाँ हमें पता है कि नॉर्मली ये इस रेट से इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे एक मशीनरी है, हमें पता है 5 साल तक चलेगी, उसके बाद में एसी होता है ना नॉर्मली घरों में, चलो बिजनेस के अंदर हमने अपने ऑफिस में एसी लगवाया तो हमें पता है कि हमें 1 साल के अंदर उसकी एक ना एक बार तो रिपेयर करवानी पड़ेगी, उसे एक बार सर्विस उसकी करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मिनिमम 1 या 2 बार वो करवाओ, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल जो उसकी वैल्यू कम हो रही है, ये तीनों जो है डेप्रीशिएशन के पार्ट हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर डेप्रीशिएशन को क्या माना गया, एक एक्सपेंडिचर है जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के ऊपर, ये 3 चीज़ें शामिल है। इसके अलावा अकाउंट्स के अंदर जब आप बात करते हो डेप्रीशिएशन की तो उसके अंदर उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। और फिक्स एसेट्स आप जानते ही हो कैपिटल गुड्स हमारे, उनकी वैल्यू कम हो जाना, लेकिन ध्यान रखना ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर किसी की भी वैल्यू कम है, क्या होता है इसमें, एक मशीन हमने खरीदी 1 लाख रुपीज़ की, 1 साल तक हमने यूज़ किया, अब 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, डेफिनेटली घटेगी। मान लो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 80,000 है, तो वैल्यू में कितनी कमी आई, 20,000, डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 20,000, वैल्यू के अंदर कमी आना, फॉल इन द वैल्यू। तो उसका इसके अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू कम हुई 20,000 और रह कितनी गई 80,000, तो वो फॉल इन द वैल्यू 20,000 क्या है, वो भी डेप्रीशिएशन है। अच्छा, डेप्रीशिएशन के कुछ नाम और भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमने अगर मान लो 1 लाख रुपीज़ की अगर हमारे पास मशीनरी थी,
ठीक है, और 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है 80,000, तो हम कहेंगे कि भाई 20,000 जो हमारा क्या है वो डेप्रीशिएशन। देखो इसे डेप्रीशिएशन क्यों कहा गया, इसे डेप्रीशिएशन क्यों कहा गया, ज़रा ध्यान से समझ लो। अगर 1 लाख की मशीन 80,000 की हो जाती है तो हमें वापस उस मशीनरी को उसी लेवल पर पहुंचाने के लिए कितनी वैल्यू, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा 20,000। ये माना जाता है, ये अजम्पशन है एक इको की, कि अगर 80,000 उसकी वैल्यू रह गई, अगर हम उसको उसी कंडीशन पर पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर इतने रुपये खर्च करने पड़ेंगे जितनी उसकी वैल्यू कम हुई है। तो देखो ज़रा, जितनी वैल्यू कम हुई है 20,000 उतना ही एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर बताया था ना मैंने कि एक्सपेंडिचर है, जितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उतनी वैल्यू कम हुई है, या जितनी वैल्यू कम हुई है उतना ही एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसीलिए फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, और दोनों ही डेप्रिसिएशन के पार्ट हैं। एक बात और, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और भी टीचर्स की देखी है, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, टीचर्स की बात कर, टीचर्स ही लिख रहा है फिक्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। वो कह देते हैं कि हाँ ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, लेकिन मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ कि इसको डेप्रिसिएशन क्यों बोलते हैं। देखो कंजम्पशन का मतलब होता है यूज़ करना, किसको यूज़ करना, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब हमारी एसेट्स। देखो 1 लाख की मशीनरी, 1 साल बाद वैल्यू कितनी हो गई 80,000 सॉरी, आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू इज 80,000, कितनी कमी हुई 20,000। इसका मतलब हमने 1 ईयर में उस मशीनरी को 20,000 तक यूज़ कर लिया। ये तो मतलब हुआ भाई 1 लाख की मशीन परचेज की, 1 साल बाद वैल्यू कितनी है 80,000, तो आपने 1 ईयर में कितना यूज़ कर लिया 20,000। आपने कंजम्पशन कर लिया फिक्स कैपिटल का कितना 20,000, एंड व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन, जितनी वैल्यू कम हुई कितनी हुई 20,000, तो वही डेप्रिसिएशन है, वही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। मतलब जितना आपने उसकी वैल्यू को यूज़ किया उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो गई, वही डेप्रिसिएशन है, वही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। एक लास्ट नाम और है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है ना, ऑफ कैपिटल गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स का मतलब, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दोबारा से प्लेस करना। सोचो ना, जब कोई पार्ट वगैरह टूट फूट जाता है, जब उसका कोई हैंडल पेंडल मशीनरी का कोई भी पार्ट है टूट जाता है, तो हम उनको रिप्लेस करते हैं ना। रिप्लेस करने का मतलब क्या हो गया, उसको वापस उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखा था कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। अगर आपको पता है कि डेप्रिसिएशन के कौन से पार्ट हैं, आप बता दोगे कि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस मैंने आपको क्या बताया था, ग्रॉस 2 + 1 कितना आ गया 3, न्यू प्लस ओल्ड, ठीक है ना। और नेट क्या है, नेट है ओनली न्यू पर जो हमने किया है, जो हमने किस पर किया है, न्यू पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनेगी, देखो क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। ये हमारी पहली आइडेंटिटी बनती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब 3 लाख इज इक्वल टू द नेट, नेट कितना है 2 लाख प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 1, तो ग्रॉस कितना हो गया 2 + 1 3 हो गया, और नेट कितना है ओनली 2। अब ये नेट की डेफिनेशन क्या है, ग्रॉस की तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब जो हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया है न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट्स, न्यू कैपिटल गुड्स को परचेज करने पर, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स है उनकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा किया है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और आप अगर चाहो तो इसको बाय फॉर्मूला भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट प्लस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन या एक्सपेंडिचर ऑन डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट देखो, नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स द नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। जरा ध्यान से समझना, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नेट इंक्रीज इन स्टॉक, लेकिन स्टॉक ये वाला नहीं जो हमने पहले पढ़ा था, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स, कैपिटल गुड्स के स्टॉक में होने वाला जो इंक्रीमेंट है। देखो मेरे दोस्तों, पहले हमारे पास कैपिटल गुड्स कितनी थी 5 लाख, सेकेंड ईयर में 2, 5 + 2 कितनी हो गई 7, ठीक है, 7 लाख की हमारे पास हो गई कैपिटल गुड्स।
लेकिन नेट इंक्रीज सेकंड ईयर में इंक्रीमेंट कितना हुआ, फर्स्ट ईयर में 5 थी, सेकंड ईयर के लास्ट में 7, इंक्रीमेंट कितना हुआ 7 - 5 कितना हो गया 2, और 2 हमारा क्या हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 ईयर में जो आपने केवल न्यू एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे आपका न्यू पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो क्या होगा आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो बस नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, बड़ी ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बस आप हमेशा याद रखना, अगर कभी भी दो कॉन्सेप्ट आए ना और एक कॉन्सेप्ट ग्रॉस हो और एक नेट हो, तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा किसके बराबर होगा, डेप्रिसिएशन। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, ये भी हमारी आइडेंटिटी बन सकती है। तो याद रखना डेप्रिसिएशन क्या है, ग्रॉस माइनस नेट। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास लंबी तो हो गई है लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। एक फाइनल बात बताकर आज की क्लास में आज ख़त्म करता हूँ। बड़ी सीरियस क्लास थी आज। देखो मैंने कहा था ना कि पेपर में क्वेश्चन आया था कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन में एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या बताया था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रिसिएशन है। अगर विदाउट प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर वैल्यू कम होती है तो वो हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ मशीन हमने 5 मशीनरी परचेज़ की, हम उनको 5 में से 3 को यूज़ कर रहे हैं, 2 हमारी ऐसे ही रखी हुई हैं, लेकिन 1-2 साल बाद उन दोनों की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी ना, लेकिन उनको यूटिलाइज़ नहीं किया ना, तो वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन नहीं है। उनकी वैल्यू कम होना क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हुई, वो डेप्रिसिएशन नहीं है। क्या है वो, कैपिटल लॉस। क्या है, कैपिटल लॉस। इसी तरीके से सम नेचुरल कैलिमिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, फायर आ गया, थेफ्ट चोरी वगैरह हो गई, तो इससे जो लॉस हो रहा है हमारी एसेट्स के ऊपर, ठीक है ना, फायर से, फ्लड से, इससे जो लॉस हो रहा है हमारी एसेट्स का, उस लॉस को भी हम डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, अनफोरसीन है। तो याद रखना, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। वो किसके पार्ट है, कैपिटल लॉस। उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल मिलाकर ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझा दिया ध्यान से। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी न्यूमेरिकल में। ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था ये भी काम में आएगा, ग्रॉस और नेट का ये भी काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में अभी हम छोटे मोटे 2-3 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। एक ही क्लास होगी अब रिलेटेड एग्रीगेट्स की, उसके बाद हम डायरेक्टली नेशनल इनकम स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ध्यान से देखना, इसको दोबारा देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।